नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे ऐसी एक वर्ग की, शायद उनका जिक्र कोई नहीं कर रहा है। आपके घर के पास जो चाय नाश्ता बेचता था, कभी आपने सोचा है वो आजकल क्या कर रहा है? जो सब्जी रेहड़ी में लेकर बेचता था, ठेले में लेकर मोहल्ले में आता था, आवाज लगाता था, वो आजकल कहां है? कहां गए वो पान वाला जो 2 महीने से दुकान बंद होने के बाद क्या कर रहा है? क्या इनको लेकर कोई योजना है? प्यारियों को दे रही है। यह कहा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि हमने जो भी उफान आ रहा है, जो श्रमिक पैदल जा रहे हैं, पर इन छोटे व्यापारी, रेहड़ी वाला, चाय वाला, सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले, इनके बारे में क्या योजना है? क्या इनको लेकर कोई सुनवाई है? इनको कोई साथ लेने का चाहता है? या लॉकडाउन में ये जो मजबूर है, इनको कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनता, या उनके साथ भी कोई है? आज इसी विषय पर हमारा इस बहस है। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। सुरेंद्र शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय श्रीवास्तव जी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। साथ ही जाने माने पत्रकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ इस बहस में जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, आपकी कांग्रेस पार्टी कल एक आंदोलन कर रही है ऑनलाइन। थोड़ा अनोखा है आंदोलन। अक्सर हम सड़कों पे देखते हैं आंदोलन, अक्सर हम किसी एक मैदान में देखते हैं। आपने यह डिसाइड किया है कि सोशल मीडिया में, ऑनलाइन, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी आप लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे और अपनी मांग को दोहराएंगे। आखिर क्यों इनके बारे में आपने सोचे, और इन लोगों को लेकर, इन वर्ग को लेकर कोई योजना है, कोई सोच है? क्या आपकी प्लान है? सुरेंद्र शर्मा जी। जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विषय को उठाया है। सबसे पहली बात तो ये कि ये कांग्रेस द्वारा ये कोरोना काल में एक नए तरह का प्रयोग है। आज जब लोग घर से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, एक जगह इकट्ठा होकर के कहीं धरना प्रदर्शन करना नहीं है, मगर जैसा कि आपने बताया कि चाहे रेहड़ी वाले हों, चाहे सब्जी वाले हों, चाहे रिक्शा वाले हों, चाहे ठेला वाले हों, चाहे छोटे व्यापारी हों जो फेरी लगा करके जो जिंदगी यापन करते थे, या जो मजदूर हैं जो लौट रहे हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी पिछले 2 महीने में कितनी दिक्कत वाली हुई है, कितनी समस्या भरी हुई है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। इस बात को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने इस बात को सोचा कि जब तक इनके जीवन यापन के लिए, इनकी रोजी रोजगार के लिए जब तक हम व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक के समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए एक नया युग है। हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी ने जो संचार क्रांति किया था, उसके परिणाम स्वरूप आज हमारे देश के प्रधानमंत्री रात दिन नेट बैंकिंग की बात करते हैं और ऑनलाइन की बात करते हैं और इसकी सब बात करते हैं। तो उसका उपयोग करते हुए हमारी पार्टी ने तय किया है कि कल 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरे 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता ऑनलाइन होंगे और मजदूरों को 10,000 रुपए उनके खाते में डालने की मांग करेंगे। जी संजय जी, जिस हिसाब से एक वर्ग को लेकर अभी तक कोई चिंतित नहीं था, जो भी बैंक हो, बाकी हो, क्योंकि सड़कों पर हजारों मजदूर एक साथ दिखते थे, लोग चिंतित थे अपनी छवि को लेकर, साथ ही संवेदना भी लोगों की थी, इनके साथ खड़े होते थे। पर हमारे मोहल्ले में, आपके घर के पास का जगदीश होटल पिछले 10 दिन से नहीं खुला, 2 महीने से नहीं खुला। उसके वहां जो लड़के काम करते थे, आज उनकी क्या स्थिति है, शायद कोई जानना नहीं चाहा होगा। इस तरह के कई इलाके होंगे जहां पे इस तरह की स्थिति है। हम आखिर जिनसे रोज नजरें मिलाते थे हमारे सामाजिक में, घर से निकलते ही चाय वाला हो, रेहड़ी वाला हो, सब्जी वाला हो, आज क्यों नजरें चुरा रही है समाज इन लोगों से? संजय जी।
देखिए प्रकाश जी, देश और दुनिया के अंदर में लगभग 2-2.5 महीनों के साथ कोरोना संक्रमण चल रहा है और देश बड़ी मुस्तैदी के साथ में कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है और लगभग सभी राज्यों में, सभी जिलों के अंदर में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। हम ये नहीं कह सकते सभी देशों के अंदर में स्थिति उत्पन्न हुई है, लगभग पूरी दुनिया के अंदर में कोरोना संक्रमण का एक हाहाकार मचा हुआ है। उससे सरकारें जो हैं, चाहे वो केंद्र की सरकारें हो, राज्य सरकारें हो या विदेशों की सरकारें हैं, अपने अपने स्तर पर जूझ रही है। प्रथम दृष्टया यदि हम कहें, ओवरऑल बात करें, दुनिया के अंदर में जो चर्चाएं होती हैं कि भारत देश आज कोरोना के संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। होता जी, जो आपने विषय आज रखा है बड़ा प्रासंगिक है और निश्चित रूप से राजनीति से परे हटकर इस पर चर्चा होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए। इस देश के अंदर हर एक वर्ग की चिंता होनी चाहिए। इस बात को हम भी समर्थन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन करती है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश जनसंख्या के मामले में, उस देश के अंदर में जहां पर गरीबी ज्यादा है, ऐसे समय में ऐसे सभी वर्गों की, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं, जिन महिलाओं के माध्यम से घर परिवार भी चलता है, कई परिवार ऐसे हैं, किसान बड़ी संख्या में, उनकी चिंता, और छोटे उद्यमी हैं, छोटे ठेले खोमचे वाले हैं, बड़े उद्योगपति हैं जिनके उद्योगों के अंदर में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, सभी वर्ग की चिंता कहीं न कहीं सबको मिलजुल कर करना है, केंद्र सरकार को भी करना है। और आपने देखा कि मात्र 2 महीनों के अंदर में जिस तरीके से एक एक करके सभी वर्गों की चिंता की जा रही है, मुझे लगता है कि वास्तव में आपने जिस श्रमिकों को फोकस किया है उस पर भी काम करने की आवश्यकता और सरकार कर भी रही है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, लोगों को लगता है कांग्रेस इस पर हंसती है, मजाक करती है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, आज से 5 साल पहले भी जब डीबीटी की बात हुई थी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, इस देश के अंदर में ही, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, इस देश के अंदर में भी ये चर्चाएं होती थी पहले कि 1 रुपए चलता है, इसको खुद स्वीकार किया था सरकार में बैठे लोगों ने कि 15 पैसे पहुंचता था। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में ही ये 5 साल के अंदर में ये इंप्लीमेंट हुआ। राज्य सरकार भी इसको इंप्लीमेंट अब करने लगी है कि डायरेक्ट बेनिफिट अर्थात पूरा पैसा जो संबंधित व्यक्ति, चाहे मजदूर, श्रमिक, महिला, किसान, सबके खाते में 1 रुपए भी कटौती नहीं करके उनके पास में पैसा पहुंच रहा है। पहले 15-25 पैसा नहीं पहुंचता था। अर्थात अभी आपने देखा कि किसानों के लिए पैसा भेजा गया, महिलाओं के जनधन खातों में पैसा गया है, श्रमिकों के लिए पैसा है, उस पर भी सभी प्रकार की राशियां दी जा रही है। लेकिन आज यदि मजदूर है, आपने ठीक कहा कि यदि जी नहीं, मैं बाबूलाल जी से एक सवाल ले लेता हूं। बाबूलाल जी, 2 महीने से धंधा बंद है, अमीरों को तो ऋण का मोराटोरियम यानी कि उनका जो EMI है उसको स्थगित कर दिया गया। गरीब जो बेचारा रेढ़ी चलाता था, अब बेचारा किसको कहे, सब तो पीड़ित है, पर मेरा यही कहना है कि जो रेढ़ी में, जो ठेले में, खोमचे में, जो छोटा चाय दुकान वाला था, वो 2 महीना बंद होने से धंधा सड़क पे आ गया। परिवार तो चलाना ही है, खर्चा तो है ही है, ऊपर से कोरोना का व्यय है। जो 2 पैसा बचाया था वो भी खर्च हो गया। जो थोड़ा कोशिश किया था गरीबी रेखा से बाहर आने का, लगभग फिर वापस आ गया है। क्या कहेंगे बाबूलाल जी, आपकी इसके ऊपर क्या रुख है, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक बयानबाजियां अलग होती हैं। वो बयानबाजियां अपने पार्टी के हित के हिसाब से दिए जाते हैं और कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है कि ये नहीं कहे कि हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन गरीबों का नाम लेकर के जिस तरीके से काम होता है वो पूरी दुनिया देख रही है। आज की स्थिति ये है कि किसी का ध्यान गरीब के ऊपर हो ऐसा मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मुझे छत्तीसगढ़ की सरकार का जो ध्यान है वो दिखा, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त है। वो सिर्फ बयानबाजी ज़्यादा हो रही है, काम हो रहा है कम। अब मैं आपको बता दूं, उन वरिष्ठ नागरिकों के बारे में किसी ने सोचा है जो अकेले यहाँ रहते हैं, उनके बच्चे बाहर चले गए हैं काम करने के लिए और वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठ जो है वो यहाँ रहने लगते हैं, अकेले रहते हैं, उनके बारे में किसी ने सोचा है? किसी मजदूर के बारे में, गरीब मजदूर के बारे में, ठेले वाले के बारे में, रिक्शे वाले के बारे में, सबकी हालत खराब है। ऑटो रिक्शा वाले अब आंदोलन की तैयारी में, चलिए ऑटो रिक्शा वाले एक प्रकार से देखा जाए तो रिक्शा वालों का क्या हाल है, ये विचार करने योग्य बातें हैं। आप सत्ता में बैठ गए, इसका मतलब ये कतई नहीं है, चाहे आप केंद्र में बैठे चाहे राज्य में बैठे,
इसका मतलब कतई नहीं कि आप सुरक्षित है तो दूसरे को सुरक्षित करने का प्रयास आप न करें, बिल्कुल करना चाहिए। और ये सोच जो है मैं समझता हूं केंद्र की भी नहीं बनी है और राज्य की भी नहीं बन पा रही है। उसका कारण आर्थिक है या क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखिए क्या केंद्र को ये अंदाज नहीं था कि हम बंदी करेंगे, बंद कर देंगे तो इतना सब प्रभाव पड़ेगा या मजदूर भागेंगे, मजदूर का क्या होगा, मजदूर को कैसे रोकेंगे, क्या ये अंदाज नहीं था? सर्वे नहीं हुआ था, जानकारियां नहीं थी, पहले जानकारियां हो जानी थी, राज्यों से बात हो जानी थी और राज्यों से भी छुपा के लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं थी। मेरा जहां उतना समय था क्या? अगर ये जानकारियां नहीं थी तो ये जो मजदूर गए हैं इसका दोषारोपण केंद्र और राज्य के बीच में क्यों बांटा जा रहा है? क्या जरूरत है इसकी? जिसने गलती की है कि ये साफ साफ है कि केंद्र जब घोषित कर रहा था तब क्या उसको अंदाज नहीं था कि इतने मजदूर यहाँ जो दिल्ली में या लखनऊ में या बंगलोर में या कश्मीर में काम कर रहे हैं इनका क्या होगा, ये लोग कहां जाएंगे, कहां से खाएंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं संजय जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। संजय जी, जब योजनाएं बनती थी तब प्रदेश में रह रहे लोगों को लेकर योजनाएं बनती थी। आज तक शायद देश में, भले ही राजीव गांधी शिक्षा मिशन ये कहती है कि आप दूसरे राज्यों में जो आपके लोग हैं उनका पढ़ाई का भी देखें, पर कभी ये योजना हमने नहीं सोचा कि दूसरे प्रदेशों में जो हमारे लोग रहते हैं उनके लिए भी हमको योजना बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कभी संकट हो तो वो घर ही वापस आएगा। ये शायद बहुत नया चीज है। 100 साल में 1918-1919 को जो बंगाल में आई थी उसमें महामारी, उस वक्त की बात को छोड़ दे तो पिछले 100 साल में ऐसी परिस्थितियां कभी किसी ने नहीं देखी। ठीक है, जब देश में 2 टुकड़ा हुआ उस वक्त की थी, बट वो बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की बात थी। संजय जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या ये नीति निर्धारकों को अब सोचने के लिए मजबूर करेगा कि हमको उनके लिए भी सोचना है, उनके लिए भी योजना बनाना चाहिए, जो इस तरह का कोई कोरोना जैसा संकट हो, महामारी हो, तो दूसरे प्रदेशों में जो है उनके लिए भी योजना हो, और जो असंगठित क्षेत्र है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, मजदूर है, छोटे व्यापारी है, सड़क के किनारे जो आज पुनी पसरे से चलते हैं, उनके लिए भी हमारे पास योजना होना चाहिए। संजय जी। देखिए, निश्चित रूप से होता जी, आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत ही फोकस्ड चीजों को सामने रखा। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकारों को काम करने की आवश्यकता होगी। देखिए, इस तरह की जो विपदा आई है, जो आपदा आई है, जो मैं खुद पिछले 25-30 सालों से हूं, आज तक मैंने इस तरह की विपदा देखी नहीं है, और वास्तव में इस तरह की जो चीजें हैं वो एक अनुभव दिला रहा है कि वास्तव में अब हर एक वर्ग की चिंता निश्चित रूप से करनी पड़ेगी, कोई कार्य योजना बनानी पड़ेगी। देखिए, होता जी, सामान्यतः ये होता था कि जो जिस वर्ग के लोग हैं, चाहे श्रमिक की बात करें, किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, सरकार इनको पहले तो रोजगार की डिमांड्स होती थी, प्रदेशों के अंदर में, देशों के अंदर के रोजगार स्थापित होने चाहिए, या उनको काम धंधा स्थापित करने के लिए कुछ उनको लोन चाहिए, लोन में दिक्कतें आती थी तो लोन को हम सरल किस तरीके से कर सके, इस पर सरकारें कई वर्षों से काम करती रही। काम अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये सब चलते रहा, एक दूसरे का दोषारोपण वो चलता रहे, अलग विषय है। लेकिन ये कोरोना ने इस बात को बताया कि वास्तव में जो आपने कहा कि जैसे संगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, और वास्तव में ये जो श्रमिक है, जैसा मेरा अनुभव है, जो मैं समझ रहा हूं, ये वो अधिकांश श्रमिक हैं जिसकी शायद जानकारी राज्य सरकारों को भी नहीं है। राज्य सरकार पहले कहती थी छत्तीसगढ़ की 1.25 लाख श्रमिक है, आज ये कहती कि 3 लाख को तो हमने ले आया है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो श्रमिक थे, ये स्थायी तौर पर बड़े उद्योगों में कहीं जैसे बाहर जाकर स्थायी तौर पर वहां पर रह रहे थे। ऐसा नहीं है कि पलायन के रूप में 6 महीने गए और 6 महीने के बाद वो सीजन में लौट आए, फिर गांव में किसानी कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज में हो सकता है, लेकिन ये स्थायी तौर पर रहने वाले और श्रमिक थे। लेकिन एक बड़ी विपदा आई, बड़ी विपदा के कारण जब ये अपने घरों की ओर लौटे तो वास्तव में हाहाकार मचा कि कैसे इसको मैनेजमेंट किया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में मरीज है। लेकिन हां, आपने जिस बात को कहा कि वास्तव में अब इस तरह की कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी हर एक वर्ग के लिए, कि ऐसे समय में इनकी चिंता हम किस तरीके से करें। और कुछ मुद्दे तो ऐसे तात्कालिक रहते हैं होता जी, कि अब ये घटना हो गई तो अब इनको हम
आज के समय में तात्कालिक मदद क्या कर सकते हैं, इस विषय में निश्चित रूप से सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। हमारी सरकार लगातार, मैं ये नहीं कहता कि केवल एक मजदूर या खुमचे वाले का हम नाम लेकर गए, लेकिन पिछले 5 वर्षों में हर एक वर्ग की चिंता करी, गरीब वर्ग की विशेष रूप से चिंता की कि इनको हम किस तरीके से खड़ा कर सकें, इसके लिए हमने काम किया निश्चित तौर पर। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपके पास में 1-2 लाख इस तरह के लोग हैं जो ठेले खुमचे वाले, जिसके बारे में आप फोकस करके आज चर्चा कर रहे हैं, राज्य सरकारों को भी अपने फंड से इसमें कहीं न कहीं कार्य योजना बनाकर उनको मदद करने की आवश्यकता है। देश के सामने तो चुनौती सबके लिए है कि पूरे देश के जो लोग हैं उनको मदद करनी, कर भी रही है सरकार। ठीक है, ठीक है। सुरेश जी, मेरा एक सवाल है। कहा जाता है चाइना का जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या एफडीआई जिसको आम बोलचाल में कहते हैं, विदेश से जो पैसा आता है उसका ये कहा जाता था एक वक्त में 60% जो चाइना से बाहर है वो अपने घरों में भेजते हैं, वो है। केरल में भी जितने भी लोग हैं, अक्सर बहुत सारे परिवार के लोग देश से बाहर रहते हैं और वो घर पैसा भेजते हैं। ये एक बड़ा आय का स्रोत रहा है। आप ग्रामीण परिवेश को बेहतर से जानते हैं, आप लगातार वहीं रहते हैं। पहले जो श्रमिक बाहर जाते थे, मैं किसी श्रमिक को जानता हूं, ईंट भट्टी में चेन्नई जाने के लिए उसको 1 लाख रुपया देने का वादा किया गया। 6 महीना काम करना है, 6 महीना में 1 लाख, बड़ा लालच था, चले गए। बाकी लोग यही सोचते रहे ये 6 महीने में 1 लाख कमाएगा, शायद हमारी इतनी आमदनी नहीं होगी। पर अब जब पासा पलट गया, कोरोना काल आ गया, आतंकित हो गए, वो सारा चीज उलट गया है। ऐसे में आपको लगता है क्या गांव में भी इस तरह की योजनाएं बननी चाहिए कि सबके इकोनॉमिक सर्वे के साथ जो लोग जाते हैं और आते हैं, अब समय आ गया है पंचायत को सही ढंग से रिकॉर्ड रखने की जरूरत आ गई है, ताकि कभी कोई वापस आए या कोई दिक्कत हो तो हम उसको संपर्क कर पाए। सुरेश जी। देखिए होता जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और श्रीवास्तव जी ने बहुत सारी बातें कही, बाबूलाल शर्मा जी ने बहुत सारी बातें कही। थोड़ा समय दीजिएगा, मैं सबके संबंध में थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करना चाहूंगा। हमारे भाई श्रीवास्तव जी ने कहा कि सरकार, केंद्र की सरकार बहुत कुछ कर रही है, 20 लाख करोड़ का बहुत बड़ा पैकेज आया है। दिक्कत यह है कि देश जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के पैकेज को समझ ही नहीं पाता। ऐसा कोई पैकेज क्यों नहीं बनता जिसको हम लोग आम लोग समझ पाए? चाहे नोटबंदी का पैकेज हो, चाहे जीएसटी का पैकेज हो, ये पैकेज हिंदुस्तान की जनता को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा पैकेज आज इस संकट की परिस्थिति में, मैं नहीं कहता कि आज कोरोना को किसी ने बुलाया, ऐसा नहीं है। ये जो महामारी फैली है, आज तो तात्कालिक रूप से जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको तत्काल राहत की आवश्यकता है। और तत्काल राहत की आवश्यकता के लिए हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग यह है कि इनको 10-10 हजार रुपया इनको तात्कालिक सुविधा के लिए कम से कम प्रदान किया जाए। जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने तमाम किसानों को उनके अंतर की राशि को न्याय योजना के अंतर्गत प्रदान करके तत्काल राहत दिया है। इसके अलावा मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी बृहत मात्रा में काम चल रहे हैं, इससे जो मजदूर आ रहे हैं उनको काम की कोई कमी नहीं है और उनको भूखों मरने की स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, बाबूलाल शर्मा जी को मैं बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने तमाम लोगों को 3 महीने का राशन दिया है। जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको भी 5 किलो राशन दिया है और उनके भूखों मरने की नौबत ना आए। इसमें देखिए 2 तरह की बातें हैं। एक तो अभी तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए बात करनी पड़ेगी, एक दीर्घकालिक, आपने जो प्रश्न उठाया वो दीर्घकालिक है कि कोई आदमी 1 लाख के लालच में चेन्नई क्यों जाए? क्यों अपने यहाँ ईटा नहीं बना सकता? क्यों अपने यहाँ खपरा नहीं बना सकता? क्यों अपने यहाँ दिया नहीं बना सकता? क्यों अपने यहाँ कुल्हड़ नहीं बना सकता? क्यों वो बांस का काम नहीं कर सकता? क्यों वो अपने हथकरघा का काम नहीं कर सकता? क्यों कोसा का उत्पादन नहीं कर सकता? क्यों खादी का उत्पादन नहीं कर सकता? क्यों मछली पालन नहीं कर सकता? क्यों वो शहद का उत्पादन नहीं कर सकता? इन सारी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। हमारा जो छत्तीसगढ़ है जो है प्रचुर संसाधनों से भरा हुआ है। यहाँ के लोग बहुत कुशल हैं और अगर दूरगामी दृष्टिकोण से अगर योजना बनाई जाए तो यहाँ के लोगों को बाहर जाके काम करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना यह है कि मैं ज्यादा विशेष आलोचना में विश्वास नहीं रखता, मगर ये जो आपातकाल स्थिति है, जो आपात की संकट है, ये हमको एक नया दृष्टिकोण देगा, नई योजनाओं की ओर हमको जाना पड़ेगा और इसमें इस कोरोना के संकट से एक नया विजन। ठीक है
सुरेश जी, एक सवाल मेरा और है। अभी तक हमने गांव पे, जी जी, मैं एक सवाल है मेरा, जो संजय जी बोल रहे थे, जो बाबूलाल जी बोल रहे थे, जो आपकी बात है उसका एक निष्कर्ष पे मेरा एक सवाल है आपसे। हमने एक मुख्यमंत्री जैसे मेरी बात हो रही थी, हमारी न्यूज 18 में एक इंटरव्यू भी थी, जिसपे मेरा एक सवाल था कि 10 साल में 2001 से 2011 के बीच में लगभग 26% गांव के लोग शहर आ गए थे, और 2011 से 2021 आते आते कोरोना आ गया, शहर के कारखाना बंद हो गया, अब लोग दोबारा वापस गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। एक दिन में 26 लाख मजदूरों को आपने मनरेगा पे काम दिए, पर यह काम आप 150 दिन से अधिक नहीं दे सकते। मेरा सवाल यही है, क्या समय आ गया है, आपको कोई कार्य योजना बनानी चाहिए, आपको मतलब सरकार को भी, कि कमार हो, कुम्हार हो, बढ़ाई हो, जो गांव के कुशल लोग थे वो फिर से उनको सहायता दी जाए, ताकि गांव में जो कुटीर शिल्प है, गांव में जो काम हो सकता है वो गांव में ही हो और लोग स्वरोजगार से आगे बढ़ पाए। सुरेन जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। यही करना पड़ेगा। मैं तो गांव का आदमी हूं, गांव का किसान हूं। मेरे को अच्छी तरह याद है कि आज से 40 साल 50 साल पहले हमारा गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर होता था। चाहे दलहन का मामला हो, तिलहन का मामला हो, तेल खुद स्वयं उत्पादित करते थे, रस्सी खुद उत्पादित करते थे, जूता जो है वहां का मोची बनाता था, लकड़ी का काम वहीं होता था, और सिर्फ सिवाय कपड़ा और नमक किसी चीज की खरीदने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। दिक्कत क्या हुआ कि ये जो पूंजी विश्व आर्थिक उदारीकरण के बाद जो वातावरण बदला और लोगों में जो भोग लिप्सा बढ़ी, उसके कारण लोगों का शहरों की ओर ध्यान हुआ। और दूसरी बात, खेती जो किसी समय उत्तम माना जाता था, उसको एकदम निकृष्ट दर्जे में लोगों में हीन भावना हुई, और लोग जो है भाग करके शहरों में रिक्शा चलाना, ठेला चलाना पसंद करने लगे। बट आज इस स्थिति का इस समाधान एक ही है। लेकिन आप पिछले 2 साल में, लेकिन जी सुरेन जी, पर एक बात बता दूं आपको, पिछले 2 साल में 4 लाख किसानों ने खेती की ओर वापस आए हैं छत्तीसगढ़ में। संजय जी, समय के कमी है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या अभी हमको समझ में आ गया है, ऐसी महामारी, ऐसी स्थिति अगर निर्मित होती है तो हम अपने आप को कैसे ढालें? इसके लिए नए सिरे से छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी, जो लोग बहुत कम आर्थिक स्थिति पे है, उनके लिए भी हमारी अल्टरनेट योजना बनाने की समय आ गई है। संजय जी। जी प्रकाश होता जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मुझे लगता है कि पूरे डिबेट का लब्बो लुआब और इसकी सार्थकता सामने आई, और यही सार्थकता तो माननीय मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, जिसके लोग मजे लेते हैं, कांग्रेस के लोग उस पर टिप्पणी करते हैं, आपने जो कहा, और डिबेट का सार यही कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हमको निश्चित रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सुरेन जी यहां पर बैठे हैं, मेरा एक सलाह है, कहना चाहिए कि एक सार्थक डिबेट में एक सार्थक सलाह है। पिछले 1.5 वर्षों में आपने ये देखा है कि तमाम प्रकार के विकास के काम रुक गए, सड़क, पानी, बिजली, तमाम प्रकार के सब प्रकार के काम, जिसमें लाखों की संख्या में मजदूर यहां पर काम करते थे छत्तीसगढ़ के अंदर में। ये सरकार केवल 2 प्रकार की बात करती है। एक बात करती है मनरेगा, जो केंद्र से पैसा आता है, हमने मनरेगा में काम लगा दिया, ठीक है भैया। दूसरा कहते हैं कि हमने किसान को पैसा दे दिया, किसानों को अपने चर्चा पे मालूम है। लेकिन आपको सर नहीं सुनिए ना सर सुनिए ना, सुन लीजिए पहले मेरी बात सर। इसमें गांवों के अंदर में जो हम सर, वहां पर जो सड़क बनता था, पुलिया बनता था, तमाम प्रकार के काम होते थे, पंचायत भवन बनता था, इन कामों पे कहीं न कहीं हमारे मजदूर काम करते थे, गांव के मजदूर काम करते थे। पिछले 1.5 वर्षों में 1 रुपए का काम ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो रहा, न नाला, नाली, पुलिया, ब्रिज, तमाम प्रकार के काम बंद हो गए, क्योंकि सरकार की मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने आपत्ति नहीं, 3000 नाले बनाए हैं, इस प्रकार के कोई बात नहीं, ठीक है। संजय जी, आज तो 3,000 नाले तो मैं तो चुनौती देता हूं, कैसे बन गए सर? मैं बात करूंगा सर, इस पे एक दिन और डिबेट रखेंगे, बिल्कुल बात करेंगे सर। बाबूलाल जी, फाइनल वर्ड 15 सेकंड में क्या कहेंगे? अभी समय आ गया है नए सिरे से सोचने की, 15 सेकंड।
देखिए, जब तक गरीब के बारे में नहीं सोचा जाएगा, निश्चित रूप से ये सारी बयानबाजी ही मानी जाएगी। गरीब के पेट तक अगर रोटी नहीं पहुंची, अनाज नहीं पहुंचा, निश्चित रूप से अभी सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि अनाज बांटा गया, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन जो स्थिति बननी चाहिए थी उसमें कमी रही है, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से रही हो, चाहे राज्य सरकार की तरफ से रही है, कमियां दोनों तरफ से रही है। लेकिन उसमें हम आलोचना का विषय बना दें, ये अब कोई महत्व नहीं है। ये कोरोना जो आया है सामने हमारे, उससे मुकाबला करना है तो आपको मिलजुल के ही करना पड़ेगा। इस तरह एक दूसरे के ऊपर में डालने की कोशिश, और ठीक है, निश्चित रूप से ये कही जा सकती है मिलजुल के हमको काम करना है। पार्टीबाजी। बाबूलाल जी, आज तो समय हो गया है। हमारे तीनों मेहमान बाबूलाल जी शर्मा, संजय जी श्रीवास्तव और सुरेंद्र जी शर्मा, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जरूर कहूंगा कि निश्चित रूप से अब समय आ गया है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से 20 करोड़ मजदूर सड़कों में घर वापस आने के लिए पैदल निकल पड़े हैं, उसी तरह का हम हमारे घरों के आसपास जो रहते थे छोटे खुमचे चाय वाले, रेढ़ी वाले या पुनी पसरा करके जिंदगी बसर करने वाले, उनको भी हमको देखना होगा, नए सिरे से योजना बनाना पड़ेगा। और साथ ही मजदूर से लेके असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए भी जब तक नए सिरे से हम सोचेंगे नहीं, इस तरह की महामारी में, इस तरह की इमरजेंसी में दिक्कत आएगा ही। और कहीं ऐसा ना हो लोगों को धीरे धीरे करके सिस्टम पर विश्वास ही उठ ही जाए। न्यूज 18 में खबरों का सिलसिला जारी है। समय हो गया है आज के लिए। कल एक नए मुद्दे को लेकर फिर हम उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक मुझे दीजिए विदाई।